पर ऐसा होता है कि हम डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से और इजी चीज़ों में दिमाग नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियाई कर्वेचर R1 एंड R2 हेंस डिराइव लेंस मेकर्स फार्मूला। इन शॉर्ट लेंस मेकर्स फार्मूला बनाना है, डिराइव करना है। लेंस मेकर्स फार्मूला या तो थिन कॉन्केव लेंस से डिराइव कर सकते हैं, थिन कॉन्वेक्स लेंस से डिराइव कर सकते हैं। एनसीईआरटी में थिन कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो ज़्यादातर एनसीईआरटी में वही पूरा पेपर आता है। ये सैम्पल पेपर अभी तक जितना सॉल्व करा है बेटा ये ईजी पेपर है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड भी इजी ही होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि डेरिवेशन खूब सारे आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि डेरिवेशंस की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। इस पेपर में काफ़ी सारे डेरिवेशंस आए हैं, अगर आपने अभी तक एनालाइज करा हो तो बोर्ड के पहले जो भी छोटे मोटे बड़े जितने डेरिवेशंस है चैप्टर वाइज सारे डेरिवेशंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ठीक है, हम आ चुके हैं बेटा सेक्शन ई पे और यहाँ से 5 नंबर के सारे क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। अच्छी खास बात इस सेक्शन ई की ये है कि हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता है, तो आपको 5 मार्क्स बोर्ड जो है एक तरीके से देने के लिए एकदम तत्पर है कि ले लो बेटा। हर क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस है, मतलब आप या तो पहला पार्ट करो या फिर और वाला पार्ट करो, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ई जब आए तो उसे अच्छे से ज़रूर पढ़ना, ये देख लेना कि मुझे ज़्यादा बेहतर कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला पार्ट आ रहा है, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना। ठीक है, ओके तो यहाँ पे बोला है ड्रॉ रे डायग्राम। इसका मतलब ये है कि रे डायग्राम के भी मार्क्स होंगे। यूजुअली डायग्राम के मार्क्स ज़्यादातर 0.5 से 1 मार्क के बीच में होता है। हालांकि सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम भेजी हुई है, लेकिन क्योंकि कई बार जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कोई दूसरी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम अप्रोच यूज़ करेंगे, है ना, डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो मार्किंग स्कीम काफ़ी स्ट्रिंजेंटली कोई फॉलो नहीं करता है, ये भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन हाँ आपका सोल्यूशन सही होना चाहिए। यहाँ पे डायग्राम के एक नंबर है, 1 मार्क्स मिलेगा डायग्राम पे। अब डायग्राम क्या है एक बार अच्छे से देख लो बेटा। यहाँ पे तो ये है अपना थिन कॉन्वेक्स लेंस, ये थिन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ग्लास मटेरियल है, जिस भी मटेरियल का डेंसर है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ मेंशन्ड है N2, और बाहर एयर है तो एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन्ड है कितनी है, N1 है। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O पे रखा, रे गई, रे सबसे पहले जो फर्स्ट सरफेस है, ये जो पहला कर्व्ड सरफेस है, जब यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराएगी तो ये डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, पर जैसे ही पॉइंट 2 पे टकराएगी, ठीक है, एक बार और बेंड होगी, तो जो फाइनल इमेज है वो हमें कहाँ मिलेगी, आई पे। लेकिन फर्स्ट रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, देखो बेटा यहाँ ये जो वर्चुअल इमेज बन रही है ये I1 है, I आपकी ये रियल इमेज है। ठीक है, बेसिकली आप इस रे को वर्चुअली अगर एक्सटेंड करो तो I1 पे भी आपको एक इमेज मिल रही है। I1 पे क्यों मिल रही है, ये जो इमेज है ये मिल क्यों रही है, रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 की वजह से, और I पे रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2 की वजह से। तो इसको स्प्लिट करते हैं, इसको हम 2 तरीकों से, 2 नज़रिए से देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सरफेस 1 की बात करें तो ये रे सरफेस 1 में एंटर करके सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है। मानो कि I1 एक डेंसर मीडियम में रखा है, कुछ ऐसा लग रहा है ना कि I1 डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा सरफेस 1 और इधर पूरा डेंसर मीडियम है N2, इधर है रेयरर मीडियम N1, O रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट, रे गई टकरा के कहीं और दोबारा बेंड नहीं हो रही, सीधी जा रही है, तो आपको यहाँ पे ये I1 जो इमेज है मिल रही है। एनसीईआरटी में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस करके रे ऑप्टिक्स में सेक्शन है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेरिवेशंस कितनी बार ही आते हैं, तो इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चे बाड़ी, ओके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस केस के लिए जो जनरल फॉर्मूला था, मैं आपको याद दिला दूं, इस केस के लिए जनरल फॉर्मूला क्या था, N2/V। इस केस में ये I1 आपकी इमेज है, इमेज, तो इमेज का डिस्टेंस हमने V1 माना है, तो N2 इमेज डिस्टेंस माइनस N1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इज इक्वल्स टू N2 - N1, ये जो फर्स्ट सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1।
ठीक है। अब ऐसे ही जब आप सेकंड सरफेस को देखते हो तो सेकंड सरफेस में ये आई बना कैसे? देखो अब फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो चुका है, ठीक है, तो आई आप कह सकते हो कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये I1 क्या है? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जहां से रे वर्चुअली अगर आप रिट्रेस बैक करो तो यहां पे बेसिकली रिफ्रैक्शन की वजह से ये आई बन रहा है। तो I1 क्या है? I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम ये सेकंड केस लेकर चलते हैं जहां पे I1 को हम एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और कॉनकेव सरफेस सेकंड, ये कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस पे रिफ्रैक्शन होके आपको ये जो इमेज है आई वो मिल रही है। क्योंकि हम इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि इमेज ऑन द सेम साइड बनती है, तो अपन कहते हैं ना कि वर्चुअल इमेज है। इसका उल्टा कर दो कि अगर ऑब्जेक्ट सेम साइड पे रखा हुआ है तो उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आई हमको मिली, बाकी डिस्टेंस आपको पता है कि आई का जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है v है, I1 का v1 है। इस केस के लिए हमारे पास जनरल इक्वेशन दी हुई है। ये जनरल इक्वेशन आपको याद भी रखनी है, कई बार सीधे आपको न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व करने को भी आ सकता है। तो इस केस के लिए जनरल इक्वेशन क्या थी? N1 अपॉन v माइनस N2 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। तो यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क था, ये v क्या है? यहाँ पे ये इमेज है, ये v1 क्या है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ इतना फर्क था कि यहाँ पे N2 के नीचे इमेज डिस्टेंस आ रहा था, यहाँ पे N1 के नीचे इमेज डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पे N1 के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, हमारे पास N2 के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। एंड इन द सिमिलर फैशन यहाँ पे N1 N2 रिवर्स हो जाते हैं, यहाँ पे N2 माइनस N1 है, यहाँ पे N1 माइनस N2 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ये दोनों इक्वेशन लेंस मेकर्स फॉर्मूला की डेरिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं कोई नंबर नहीं कट रहे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। अब जैसे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे, ध्यान से देखना, ये जो टर्म है आपकी N2 अपॉन V1 पॉजिटिव, N2 अपॉन V1 पॉजिटिव और यहाँ पे N2 अपॉन V1 नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो भाई ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? N1 अपॉन U नेगेटिव है, N1 अपॉन V पॉजिटिव है, तो N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U लिख सकते हैं। चेक करो यहाँ पे N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, N1 कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U लिख देंगे। इस साइड पे N2 माइनस N1 बाय R1, फिर प्लस N1 माइनस N2 में माइनस साइन कॉमन लो तो N2 माइनस N1 हो जाएगा, ये माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया बाय R2, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, बस इसको अच्छे से ताड़ लो, देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू को f लिख सकते हैं, फोकल लेंथ। सो N1 अपॉन f हो जाएगा और यहाँ पे N2 माइनस N1 को कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई R1 बचेगा और यहाँ पे माइनस 1 बाई R2 बचेगा, ठीक है। तो चेक करो N1 अपॉन f, N2 माइनस N1 कॉमन लिया, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। N1 को दूसरी साइड भेज दो तो N2 के नीचे भी N1 आएगा और N1 के नीचे भी N1 आएगा, तो N2 के नीचे N1 ये रहा, N1 के नीचे N1 तो ये 1 बन जाएगा, 1 बाई R1, तो ये रहा आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। ये रहा आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट को एक बार देख लो अच्छे से। कन्वर्जिंग लेंस है, वही अपना कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। हैज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन एयर, एयर के अंदर इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का है। अभी अभी लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव किया है, इसी को यूज करते हैं। तो 1 अपॉन एफ की जगह एफ ए लिखा, बोला फोकल लेंथ इन एयर। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो ये N2 की जगह 1.6 और इसके नीचे N1 की जगह 1 आ गया, माइनस 1, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि इट इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 एंड इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। तो नई फोकल लेंथ क्या होगी ये बताओ, ठीक है। खुद की फोकल लेंथ खुद की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 थी, तो एयर के रिस्पेक्ट में एयर की 1 ले लेंगे अपन। अब सेकंड केस में इसको अपन ने क्या करा, किसी लिक्विड में डाला, उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1.3 है। तो यहाँ पे आते हैं 1 अपॉन एफ एम, बोले तो फोकल लेंथ इन अ मीडियम 1.6 अपॉन, अब उस लिक्विड की 1.3 तो यहाँ 1.3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2
बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे, खाली 5-6 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा टॉपिक। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 1/FA, भैया ये तो पता है कि डिवाइड करने पे रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/FM का क्या हो जाएगा, FM/1, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1.6 - 1, देखो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल होगा डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1.6 - 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1.6 बाय 1.3 - 1, तो इसका एलसीएम ले लो। 1.6 बाय 1.3 - 1 को सॉल्व करोगे तो 1.6 - 1.3 और नीचे 1.3 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो जब इससे डिवाइड करोगे तो ये जो 1.3 है ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो गया 1.6 - 1.3, ये देखो ये 1.3 ऊपर न्यूमरेटर में चला गया। अब तो यार बहुत सिंपल है, इसके बाद ये 1 माइनस करोगे तो 0.6 बचेगा, 0.3 बचेगा, 0.6 बाय 0.3, ये डेसिमल से डेसिमल गया, 3 2 6 हो गया, 2 × 1.3 करोगे 2.6 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे FA था इसको दूसरी साइड भेजो, तो FM = FA × 2.6। FA फोकल लेंथ इन एयर 10 सेंटीमीटर गिवन थी, लेंस की फोकल लेंथ एयर में 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन थी, पढ़ लेना एक बार, ठीक है, अच्छे से। तो 10 × 2.6 करोगे 26 सेंटीमीटर आ गई फोकल लेंथ, ठीक है। VVIP क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आने की गुंजाइश अच्छी खासी है। अगले सवाल पे चलते हैं, सेक्शन E का 31st का और पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा थियोरेटिकल लग रहा है। डिफाइन अ वेव फ्रंट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ रे। वेव फ्रंट क्या होती है, रे से कैसे अलग होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा दूं। बेसिकली हाइजेंस ने कहा, मान लो जैसे पानी है तो पानी की सरफेस है, ये एक जगह पत्थर डालो, है ना, तो पत्थर उस जहां पे भी डाला उस पॉइंट को वो पत्थर डिस्टर्ब करेगा, फिर क्या होगा, ये जो डिस्टर्बेंस है ये रेडियली चारों डायरेक्शन में निकलेगी। ये डिस्टर्बेंस क्या होती है, रेडियली चारों डायरेक्शन में जाती है। अब मान लो टी टाइम में यहाँ पहुंची, टी टाइम में यहाँ पहुंची, टी टाइम में यहाँ पहुंची, टी टाइम में सब जगह टी टाइम में पहुंची, तो टी टाइम में इस पार्टिकल की वाइब्रेशन, इस पार्टिकल की वाइब्रेशन, इस पार्टिकल की वाइब्रेशन, इसकी, ये सारी ऑसिलेशन, सारी वाइब्रेशन सेम फेज में होगी, मतलब एक साथ ऊपर जाएगी, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, ये सारी ऑसिलेशंस क्या होंगी, सेम फेज में। अब ऐसे ही समझ लो कि अगर हमारे आसपास कोई मीडियम होता और लाइट ने उस मीडियम को डिस्टर्ब कर देना था, तो वो डिस्टर्बेंस सेम टाइम में जहां तक भी पहुंचती, वो सारे पार्टिकल्स सेम फेज में ऑसिलेट करते और उन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो सरफेस आप बना सकते हो, उसी सरफेस को वेव फ्रंट कहा जाता है, उसी सरफेस को वेव फ्रंट कहा जाता है। इस कहानी को सिंपल भाषा में कैसे लिखेंगे, अ वेव फ्रंट is defined as a surface of which each point oscillates in same phase. Okay, very simple. A wave front is basically a surface which carries points vibrating, oscillating in same phase. ठीक है। अब ये रे से कैसे अलग है, भैया रे यूनिडायरेक्शनल है। अगर रे ऐसी जा रही है तो आपको पता है कि ये यूनिडायरेक्शनल है। वेव फ्रंट पे रे कैसे बनाई जाती है, मान लो कि ये पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है। अब वेव फ्रंट क्या है, रेडियस में बढ़ता जाता है, रेडियस में ये बढ़ता जा रहा है। किसी भी डायरेक्शन में अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, किसी भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उसको रे कहा जाता है। सेकंड डेफिनेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि लिख लेना, व्हाट इज अ रे। रे इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑन अ वेव फ्रंट। रे इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन ऑन अ वेव फ्रंट, ठीक है। एंड वेव फ्रंट जब प्रोसीड करती है तो इसके अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, प्लेन वेव फ्रंट हो सकती है, ठीक है। बट वेव फ्रंट इज अ सरफेस, इट इज अ सरफेस, है ना। रे इन फैक्ट इज पाथ ऑफ अ लाइन, ठीक है। So using Huygens construction of secondary wavelet, draw a diagram showing the passage of plane wavefront from a denser to a rarer medium. Denser से rarer medium में plane wavefront जा रही है। ये भी important question है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। स्नेल्स लॉ की हेल्प से रिफ्लेक्शन प्रूफ करो, स्नेल्स लॉ की हेल्प से रिफ्रैक्शन प्रूफ करो। रिफ्रैक्शन में दो केसेस होते हैं, या तो वेव फ्रंट रेयर से डेंसर में गई या फिर डेंसर से रेयर में गई। तो इस केस में क्या बोला है कि वेव फ्रंट डेंसर से रेयर में जा रही है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाओ कि मेरे को यार रेयर से डेंसर वाली याद है और वही करके आओ तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर डेंसर से रेयर बोले तो डेंसर से रेयर वाली डेरिवेशन ही करनी है, ठीक है। ओके, यहाँ देख लो बेटा, तो बेसिकली हमने करा क्या है,
ये देखो ये हमने प्लेन वेव फ्रंट मानी, ये हमारी प्लेन वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का नाम हमने रख दिया ए बी, ठीक है। एट एनी पॉइंट जब इस सरफेस पे ये इंसिडेंस है, एक्स एक्स डैश सरफेस पे ये इंसिडेंट है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ए पॉइंट तो ऑलरेडी स्ट्राइक कर चुका है, मतलब अब ए पॉइंट क्या करेगा, ये रेयरर मीडियम में घुसना शुरू करेगा। बी पॉइंट अभी डेंसर मीडियम में है और बी पॉइंट को डेंसर मीडियम में थोड़ा और पाथ कवर करना है, बी से बी डैश तक पहुंचना है। ए वेट नहीं करेगा, ए निकल लेगा, पर ए क्योंकि अब रेयरर मीडियम में घुसेगा तो ज्यादा स्पीड से जाएगा, और ज्यादा स्पीड से जाएगा तो ज्यादा लंबा पाथ कवर करेगा। तो देखो ए डैश एक लंबा पाथ होगा और बी डैश एक छोटा पाथ होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम वेव फ्रंट के हैं लेकिन अलग मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्पीड अलग अलग होगी। बी पॉइंट की स्पीड v2 मान लो और ए पॉइंट की स्पीड v1 मान लो। जितने टाइम में ए डैश तक गया उतने ही टाइम में बी डैश तक गया। तो ए से ए डैश का डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो हमने लिख दिया v1 इंटू टी। बी से बी डैश का डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो हमने लिख दिया v2 इंटू टी, ठीक है। अब वेव फ्रंट सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है ना, कौन सी वाली बेटा, ये अपनी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो सरफेस के साथ एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाएगा। स्नेल्स लॉ लगाया जाए, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, है ना। साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी डैश परपेंडिकुलर हो गया, ए बी डैश हाइपोटेन्यूज हो गया। साइन आर निकालोगे तो परपेंडिकुलर ए डैश, यहाँ दिख रहा है ना 90 डिग्री, ठीक है। ये रे है ए डैश, बता रही है कि ये किस रास्ते जा रहा है ना, तो ये रे हो गई क्योंकि ये वेव फ्रंट के पॉइंट की डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साइन आर इक्वल्स टू ए डैश डिवाइडेड बाय ए बी डैश। देखो ए डैश अपॉन ए बी डैश हमने लिख दिया, बाकी बेसिक अलजेब्रा है। डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा, बी डैश बाय ए डैश, और ये देखो बी डैश की वैल्यू v2 इंटू टी, इस मीडियम को डेंसर मीडियम को n2 माना गया है और जो रेयरर मीडियम है इसको n1 माना गया है, और ए डैश v1t है, तो क्या हो गया v2 इंटू टी बाई v1 इंटू टी, तो ये आ गया v2 बाई v1। यही होता है स्नेल्स लॉ। तो ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है बच्चा बाड़ी, ठीक है। तो आपने फर्स्ट कर लिया, आपने सेकंड कर लिया। अब थर्ड में बोला है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर की लाइट यूज करते हैं और एंगुलर विड्थ ऑब्टेन करी जाती है, ठीक है। कितनी, 0.1 डिग्री। जो भी फ्रिंज बनी उस फ्रिंज की जो एंगुलर विड्थ है वो 0.1 डिग्री है। तो फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट्स, दो स्लिट्स के बीच की क्या स्पेसिंग है ये बताओ, ठीक है। उसके बाद बोला है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न में दो डिफरेंसेस लिखने हैं। यहाँ देख लो बेटा थीटा है 0.1 डिग्री, लैम्डा आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स मतलब डी, स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है या ए बोलो जो भी बोलो सॉरी। देखो फॉर्मूला होता है थीटा लैम्डा और ए का, ये ए क्या है, स्लिट डिस्टेंस स्लिट विड्थ, ठीक है। तो ये जो मतलब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये स्लिट हो गई एक, ये हो गई एक, तो ये ए जो है ये ए इन दोनों का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए, यहाँ से a इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई थीटा, क्योंकि ये सिंपल फार्मूला बेस्ड है। अगर आप वो टॉपिक छुओगे तो पक्का फार्मूला आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फार्मूले आपको चैप्टर वाइज पढ़ने ही पड़ेंगे। उस एग्जाम में जाके डेरिवेशन करके फार्मूला नहीं निकाल सकते, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई थीटा, लैम्डा 600 नैनोमीटर गिवन था तो इसको लिख सकते हो 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 0.1 डिग्रीज में था, इसको रेडियंस में कर दो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसको जब बेटा सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 3.4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ठीक है। तो अभी बैठे बैठे जब आप इस सैम्पल पेपर के डिस्कशन को देख रहे हो तो सॉल्व करो और सॉल्व करके देखो कि आपका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो बताओ कमेंट करके, ठीक है। वैसे आ जाएगा, सिंपल है ये, ओके। इसके बाद इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में दो डिफरेंस पॉइंट्स बताने थे एक बार, ये अच्छे से, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस पॉइंट्स हैं बट मोटा मोटी दो डिफरेंस पॉइंट्स आप सबको याद ही रहते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करी जाए तो सारी फ्रिंज विड्थ एक बराबर होती है, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो ब्राइट फ्रिंज हो, विड्थ ऑफ ईच फ्रिंज इज इक्वल,
चाहे एंगुलर विड्थ या लीनियर विड्थ जिसकी भी बात करना है, तो विड्थ ऑफ ईच फ्रिंज इज इक्वल, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एंगुलर विड्थ थीटा है तो सारी एंगुलर विड्थ थीटा है। यहाँ ऐसा नहीं होता। ये डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो 2 थीटा होता है कंपेयर टू एनी अदर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। ये डबल विड्थ का होता है। अगर ये सारे थीटा थीटा विड्थ के हैं, ठीक है, ये सारे थीटा थीटा विड्थ के हैं, तो ये 2 थीटा का होता है। सारे बीटा 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 के हैं, लीनियर विड्थ बीटा, तो ये 2 बीटा का होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट एंड डार्क आर इक्वली डार्क। सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी बराबर होती है, दे आर इक्वली ब्राइट, और सारे डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी बराबर होती है, दे आर पिच ब्लैक, बिल्कुल डार्क होते हैं। ब्राइट फ्रिंजेस की यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होती है बेटा, 4I0 होती है, क्योंकि जो ब्राइटनेस डार्क फ्रिंजेस के पास जानी चाहिए थी, अपनी सारी ब्राइटनेस वो ब्राइट फ्रिंजेस को दे देते हैं, मैक्सिमा को दे देते हैं। तो मिनिमा एक्स्ट्रा डार्क होता है और मैक्सिमा एक्स्ट्रा ब्राइट होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का होता है, सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, और जैसे जैसे हम दूसरे सेकेंडरी मैक्सिमा की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये ब्राइटेस्ट है और ये इससे कम ब्राइट, और इस तरीके से जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही होती है। अगर आप इंटेंसिटी कर्व देखोगे, देखो इसके बाद ये ऐसा ये डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, ये डिक्रीज हो रही होती है, इंटेंसिटीज जो है डिक्रीज हो रही है, मतलब जो ब्राइट फ्रिंजेस है उनकी ब्राइटनेस धीरे धीरे कम हो रही है। इसी तरीके जो डार्क फ्रिंजेस है उनकी डार्कनेस धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब वो ब्राइट होते जा रहे हैं। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं, ठीक है बेटा। और भी हो सकते हैं डिफरेंसेस, और भी हो सकते हैं। एक बार अच्छे से नज़र डाल लो, एक बार अच्छे से इन डिफरेंसेस पे नज़र डालो। और अगर आपको यहाँ पे अभी आप YouTube पे इस पेपर डिस्कशन को देख रहे हो, कुछ कमेंट करना है, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं, तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है बच्चे बड़ी, ओके। आते हैं सेक्शन ई के 32वें क्वेश्चन पे, पहला पार्ट, derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor with air present between the 2 plates। ये लास्ट के क्वेश्चंस मैंने थोड़े बहुत आपके लिए सॉल्व करके रखे हैं ताकि हम कम टाइम में पूरा पेपर डिस्कस कर पाएं। तो ये डेरिवेशन बहुत नॉर्मल और कैजुअल डेरिवेशन है, जो आप जैसे ही कैपेसिटर शुरू करते हो तो पहले बार यही डेरिवेशन आप कर लेते हो। आपके पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा मान लेते हैं, इसमें माइनस सिग्मा मान लेते हैं, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस क्यू माइनस क्यू। प्लेट्स का सेपरेशन है डी, प्लेट एरिया मान लो ये ए है। अपन को पता है, अगर आप YouTube पे जाके लेक्चर्स देखोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, कई बार छोटे छोटे फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल याद रखना, QCV, तो Q बराबर C इंटू वी, C बराबर Q बाई वी, C बराबर Q बाई वी, तो C बराबर Q बाई वी फॉर्मूला यूज करोगे। Q क्या होता है आपको पता है कि सिग्मा होता है Q बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से ए को सिग्मा में मल्टीप्लाई करो तो Q कितना आएगा, सिग्मा इंटू ए, कितना आएगा, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। और V इज इक्वल्स टू ई डी, वेद होते हैं ना, वेद, ऐसे वेद याद रखो, तो V इक्वल्स टू ई डी, तो यहाँ पे V की जगह E इंटू डी लिख दिया, ठीक है। E क्या है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये आप डेरिवेशन करते हो। इस प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर इस प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर दोनों को प्लस करो, है ना, क्योंकि नेट फील्ड किधर होगी, ये प्लस चार्ज है तो इधर होगी, ये माइनस, इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज की तरफ, तो नेट फील्ड क्या होगी, प्लेट्स के बीच में कंटेन्ड होगी, यूनिफॉर्म होगी और प्लेट्स के बीच में कंटेन्ड होगी, ठीक है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट करते तो कितना आता है बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रख दो, ठीक है। ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये एयर कोड है, जब प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर। अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब होता और वो कंप्लीटली स्पेस को फिल कर रहा होता, सपोज मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रही हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा। पेपर सॉल्व करने का मतलब है कि डेरिवेशंस तो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो तो आपको पहले से सॉल्व कर लेनी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता और कंप्लीटली फिल करता तो C नॉट ना लिखकर अपन कहते हैं C इन अ मीडियम, ओके, C ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू K टाइम्स C नॉट, और C नॉट की वैल्यू ये रही, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ठीक है, ओके। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लो बच्चा बड़ी।
सेकेंड पार्ट, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन। ये आपको नेटवर्क दिख रहा है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। उसके बाद बोला डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो भी निकालो। पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखो बेटा, सबसे पहले तो अगर सीरीज में दो कैपेसिटर कंबाइंड हो, जैसे रेजिस्टर पैरेलल में कंबाइंड होते हैं, उसी फॉर्मूले के साथ हम सॉल्व करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। तो यहाँ पे दोनों 200-200 हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो C/N हो जाएगा। N मतलब कितने कैपेसिटर, क्योंकि इक्वल कैपेसिटेंस है, तो ये हो जाएगा 200/12। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया 100, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ गया 100, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट आ गया 100 पिकोफैरेड। अब ये जो 100 पिकोफैरेड है और ये जो 100 पिकोफैरेड है, ये पैरेलल में है। तो यहाँ पे जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कंबाइंड होते हैं तो इनको हम वैसे ऐड करते हैं जैसे हम रेजिस्टर्स को सीरीज में करते थे, बेसिकली सिंपली 100 + 100। तो ये 100 और ये 100 मिलकर हो गए 200, ठीक है। तो ये हमने बना दिया 200 पिकोफैरेड। ये जो कैपेसिटेंस आई है सिर्फ 1, 2, 3 को मिला के इसको C' लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 300 वोल्ट की बैटरी है, इसका एक सिरा C4 से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव सिरा ये C4 से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और एक इसका जो पॉजिटिव सिरा है वो इस कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव सिरा इस कॉम्बिनेशन C' से जुड़ा हुआ है। C4 की वैल्यू कितनी है, अगर ना दिख रही हो मिटा दूं थोड़ा सा। C4 की वैल्यू 100 पिकोफैरेड है, ये देखो यहाँ पे 100 पिकोफैरेड और ये 200 पिकोफैरेड। फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब याद रखना, अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो टॉपर्स बैच के लेक्चर जाके देखना। मैंने बहुत सिंपल तरीके से जो सिंपल ट्रिक्स होती हैं उससे कैसे जल्दी कैपेसिटेंस या फिर रेजिस्टेंस निकाली जाए बताया हुआ है। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा कोई सर्किट आए, ठीक है, सीरीज में इस तरीके से कैपेसिटर्स आए, मान लो कि ये कुछ इसकी वैल्यू कुछ x है और इसकी n गुना x है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 100 है, ठीक है, तो ये कितना है, ये 2 × 100 है, इसका 2 गुना हो गया, ठीक है। जो भी वैल्यू है उसके 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कुछ इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन आता है तो उसमें आपको बड़ा वाला ऊपर लिखना है, nx बड़ा हो गया उसको ऊपर लिखना है, नीचे कितने गुना, n गुना +1, तो ये आपका C इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो इन दोनों में, ठीक है, ये ये कॉम्बिनेशन मिला के हुआ था 200, तो मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ। ये 200 और 100 में बड़ा कौन, 200 बड़ा, तो 200 अपन ऊपर लिख देंगे। नीचे क्या लिखेंगे, कितने गुना बड़ा, 100 से 200 कब आता है, ×2 करके आता है, तो नीचे 2 गुना बड़ा, तो 2 + 1 क्या हो गया 3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गई 200/3 पिकोफैरेड, और जो बैटरी की पोटेंशियल है 300 वोल्ट की है। समझ आ गया। तो ये सिंप्लीफाइड सर्किट है, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आप पूरा वो 1/1 करके सॉल्व करोगे, लंबा हो जाएगा, जल्दी से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं Q टोटल निकालूं, पूरे सर्किट में कितना टोटल चार्ज है, तो CV, यही बर्म्यूडा ट्रायंगल, Q = C × V, तो C इक्विवेलेंट 200/3 आया, ठीक है, और V 300 आया। इसको सॉल्व करो, 3 से 3 कट गया, 2 × 10⁴। याद रखना कि पिकोफैरेड में कैपेसिटेंस दी है तो पिको कूलम्स में चार्ज आएगा। किस में आएगा, पिको कूलम्स में। सीरीज में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम होता है। तो यहाँ क्योंकि बात हो रही है कि ये दोनों सीरीज में कंबाइंड है ना, तो जो Q टोटल आ रहा है, जो भी Q टोटल आ रहा है, ध्यान से देखना बेटा, 300 ने जितना भी चार्ज दिया है उतना ही चार्ज C' में होगा और उतना ही चार्ज C4 में होगा, दोनों में सेम चार्ज होगा। तो ये जो हमने Q टोटल निकाला है, दिस इज चार्ज ऑन C4 ऑल्सो एंड दिस इज चार्ज ऑन C' ऑल्सो। बोला था फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो ये तो हमने निकाल दिया कि व्हाट इज चार्ज ऑन C4, Q टोटल, जो भी आपने Q टोटल निकाला है दैट इज चार्ज ऑन C4, ओके। अब C' को फिर से देखो, C' आया कैसे था, C' में यहाँ पे आपके पास C1 है 100 पिकोफैरेड का, ठीक है, और यहाँ पे C2 है और यहाँ पे है आपके पास C3। ये दोनों 200-200 के थे, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ था
200 के थे कॉम्बिनेशन में, ये भी 100 पिको फैरेड आया था, करेक्ट। 200/2 तो ये 100 पिको फैरेड आया था। अब अगर Q टोटल इनके पास गया होगा, और क्योंकि यहाँ C1 और C2 C3 का जो टोटल कॉम्बिनेशन है ना, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है। क्या दोनों की कैपेसिटेंस सेम है? तो हाँ भाई, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है। कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है ना, ओके। और ये C4 की भी क्या है बेटा? C4 की भी 100 ही पिको फैरेड की कैपेसिटेंस थी। इसकी भी 100, इसकी भी 100, और इसकी भी क्या है बेटा? 100 है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करके बताऊं, फिर से एक बार इसको गौर से देख लेना। ये कुछ ऐसा बनेगा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो, ठीक है। ये 300 वोल्ट हो गया आपका। ये C4 था। C4 चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, एक ही बात है, नेगेटिव से कनेक्टेड तो कोई बात नहीं, इधर लगाओ उधर लगाओ। ये आपका 200 था, ये आपका 200 था, और इसका कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे तो 100 आया था, ठीक है। और इसी तरीके से ये कितना था? 100 आया था। तो यहाँ से तो Q टोटल गया, तो इसमें कोई शक नहीं कि C4 में जो भी Q टोटल है उतना ही चार्ज होगा। अब बात करी जाए कि भैया इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है? Q1, और इस कॉम्बिनेशन के ऊपर कितना चार्ज है? Q2, ठीक है। तो चार्ज निकाला कैसे जाएगा? चार्ज निकाला जाएगा C, जो भी इसकी वैल्यू है C1 इंटू जो भी इसके ऊपर पोटेंशियल है V, ऐसे ही यहाँ पे C, मान लो इसकी जो भी कैपेसिटेंस आ रही है उसको मैंने C डबल डैश लिख दिया सपोज, तो C डबल डैश, ठीक है, और इंटू ऑफ कोर्स जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगी वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगी, तो V लिख दिया, ठीक है, ओके। अब फिर से देख लो बेटा, फिर से देख लो कि अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस 100 पिको फैरेड की है, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी है? 100 पिको फैरेड की है, और ये टोटल कितना आ रहा था अपना? 100, ये ऊपर 100, ये नीचे 200 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा था? 200 पिको फैरेड। तो ये बताओ कि ये 100 पिको फैरेड है, ठीक है, और ये 200 पिको फैरेड है, और अगर आपके पास 300 वोल्ट की बैटरी है, 300 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो क्या आप इसके अक्रॉस V निकाल लोगे? इसके अक्रॉस V निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा? Q टोटल बाय C। सिमिलरली इसके अक्रॉस V निकालने के लिए Q टोटल बाय C। तो Q टोटल जो भी आपकी वैल्यू आई थी यहाँ पे हमने फाइंड आउट करी थी, ये है 2 × 10⁴, तो 2 × 10⁴ डिवाइडेड बाय C, बोले तो 200, यहाँ पे पिको कूलम था, यहाँ पे पिको फैरेड था, पिको से पिको गया, ठीक है, वोल्ट में आएगा आंसर। 2 से 2 गया, 10⁴ से 10⁴ गया, तो कितना आ गया? 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया कि इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक 100 वोल्ट है, और रिमेनिंग 200 वोल्ट इसके ऊपर है, रिमेनिंग 200 वोल्ट इसके ऊपर है। अब अगर ये 100 वोल्ट है, आपको Q1 निकालना है, बड़े आसानी से क्या कर दोगे? C1 × 100, ठीक है, C1 खुद ही 100 था, तो ये आ गया 10⁴ पिको कूलम, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे बात करूं, देखो कॉम्बिनेशन की बात करूं ना, ऊपर 100 नीचे 100, तो यहाँ भी उतना ही आएगा 10⁴ पिको कूलम। भैया जितना कैपेसिटेंस ऊपर है उतना ही आए, तो यहाँ भी 10⁴ पिको कूलम, करेक्ट। और ये दोनों सीरीज में, तो दोनों पे सेम होना चाहिए, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। सेक्शन ई, a dielectric slab of thickness T is kept between the plates of a parallel plate capacitor with plate separation D.
ओके, बेसिकली आपको फिर से एक और डेरिवेशन करनी है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें एक स्लैब है, थिकनेस टी की इंसर्टेड है, बताओ कैपेसिटेंस क्या होगी। थोड़ी देर पहले हमने कैपेसिटेंस एयर कोड के लिए निकाला था, अब स्लैब डाल दी थिकनेस टी की एंड टी इज लेस देन डी, यानी कि कंप्लीटली फिल नहीं कर रहा स्पेस को। तो डेरिवेशन को एक बार समझ लो। ये है आपकी कैपेसिटर प्लेट, प्लेट एरिया ए मान लो, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी मान लो, ठीक है, और थिकनेस ऑफ द स्लैब हमने मान ली टी, थिकनेस ऑफ द स्लैब मान ली टी। अगर ये स्लैब नहीं थी, एयर कोड के लिए जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं कैपेसिटेंस ई नॉट, फील्ड जो प्लेट के बीच में एग्जिस्ट कर रही है ई नॉट, पोटेंशियल जो प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है वी नॉट, ठीक है। और ऐसे ही जब हमने स्लैब को इंसर्ट कर दिया तो नॉट 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 हटा दो, तो हम ये सिंबल्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, इन जनरल अगर मैं कहूँ कि अब टोटल पोटेंशियल क्या एग्जिस्ट करेगा, एक ये वाला एरिया है, एक ये वाला एरिया है, ठीक है। कितना बचा ये वाला एरिया जहाँ पे एयर है, जहाँ पे एयर है वो एरिया कितना बचा, d माइनस टी, इतने एरिया में अब एयर है और इतने एरिया में फील्ड क्या है, ई नॉट है ना, एयर में जो फील्ड लग रही थी ई नॉट, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी, एक तो ये पोटेंशियल, और एक स्लैब के अंदर जो फील्ड है ई इंटू जो स्लैब की थिकनेस है, ई क्या है यहाँ पे, ई इज द फील्ड इनसाइड द स्लैब एंड उसकी स्लैब की थिकनेस टी, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ई इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी। जो नया कैपेसिटेंस है C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, ठीक है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q इज सिग्मा इंटू ए, और V की यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी एज इट इज जो हमने इस इक्वेशन में निकाली है, ठीक है। सिग्मा की बात करते हैं, हमको पता है कि ई नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, ई नॉट इज इक्वल्स टू फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सिग्मा कैसे लिखते हैं, ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मान लो कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो अब जो ये स्लैब है ना, इसकी ये अंदर की सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा, है ना, इतना चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाना चाहिए। तो ये जो प्लस क्यू और जो माइनस क्यू है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो जो चार्जेस हैं उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, ठीक है, और फिर से सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दिया ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये ए पहले से था, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल, इस इक्वेशन में हमने ई नॉट को कॉमन लिया, तो यहाँ डी माइनस टी बचेगा, यहाँ ई अपॉन ई नॉट हो जाएगा, ई नॉट ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, E अपॉन ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम की वैल्यू होती है 1 अपॉन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहाँ पे E बाई ई नॉट की जगह पे 1 अपॉन के रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के, जनरल इक्वेशन। इसमें स्पेशल केस भी आ जाती है कि अगर स्लैब कंप्लीटली स्पेस को ऑक्यूपाई करता तो थिकनेस को आप डी के बराबर लिखते, थिकनेस को डी के बराबर लिखते और ये कैंसिल हो जाता, डी माइनस डी जीरो हो जाता, यहाँ पे टी की जगह डी लिख देते, के ऊपर चला जाता, तो फिर वही होता के सी नॉट, क्या आता, के सी नॉट आ जाता। ये जनरल इक्वेशन हो गई। कैपेसिटेंस when a dielectric slab of thickness T where T is smaller than D is inserted between the capacitor plates, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चा, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को देखना, a capacitor of capacity C1 is charged to potential V naught, तो ये C1 कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इसकी C1 है, ठीक है, V नॉट तक हमने इसको चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद जिस भी बैटरी के साथ चार्ज किया था, बैटरी डिस्कनेक्ट करके, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको हमने एक अनचार्ज्ड कैपेसिटी C2 के साथ जोड़ दिया। ये देखो C1 और C2 को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये फिगर में आपको दिख रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एनर्जीज बिफोर एंड आफ्टर द कनेक्शन। स्विच अभी ऑन नहीं है, सो स्विच ऑफ है, जस्ट ऐसे जोड़ा है सिंपली, और स्विच को अगर हम यहाँ पे ऑन कर दें, ऐसे जोड़ दें, तो फाइनली क्या होगा, देखो इसके ऊपर जो भी चार्ज है वो इस तरीके से, जो भी इसका पोटेंशियल है इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। हमने पढ़ा है कि अगर हम एक चार्ज्ड कैपेसिटर को अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं तो देन दे ऑब्टेन अ कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, सीधे इसकी बात करते हैं, है ना। तो फाइनल एनर्जी होता है हाफ, देखो एनर्जी इन जनरल क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का, क्योंकि अब हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं और उनके बीच का पोटेंशियल कॉमन है।
यानी कि वो कैपेसिटर्स को हम ट्रीट कर सकते हैं कि वो पैरेलल में कंबाइंड है, जैसे पैरेलल में दो कैपेसिटर होते हैं तो पोटेंशियल कॉमन होता है ना, वैसे ही। तो यहाँ पे क्योंकि ये पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस लिखी जाएगी, C की जगह क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, C1V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉमन पोटेंशियल का हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, V स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, C1 प्लस C2 का यहाँ पे होल स्क्वायर है तो एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, UF इज इक्वल्स टू ऊपर C1V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और नीचे एक बार C1 प्लस C2 मिलेगा, एक बार C1 प्लस C2 मिलेगा। पहले हमने निकाल ली कि फाइनल एनर्जी क्या होगी, अब इनिशियल एनर्जी निकालते। इनिशियली ये C2 का तो कोई काम था नहीं, जो भी एनर्जी थी वो C1 के पास थी क्योंकि C1 को ही तो हमने चार्ज किया था। तो C1 की एनर्जी को UI लिख सकते हैं हाफ C1 और कितने पोटेंशियल पे चार्ज था, V0 पे, तो हाफ C1 V0 स्क्वायर, ठीक है। ये इनिशियल बोला, रेशियो निकालो फाइनल और इनिशियल एनर्जी का, तो UF अपॉन UI लिखो, UF अपॉन UI। बेटा गौर से सुनना, अगर चार्ज इनिशियली इस कैपेसिटर पे Q था और बाद में इस पे Q1 हो गया Q2 हो गया तो भी टोटल चार्ज ना सेम रहता है, ये याद रखना, ठीक है, टोटल चार्ज सेम रहता है। C1V1 क्या इंडिकेट करता है, C1V1 इंडिकेट करता है इसके चार्ज को, C2V2 इसके चार्ज को इंडिकेट करता है। तो टोटल चार्ज क्या है, Q है, मान लो लेट अस से Q बराबर Q1 प्लस Q2, ये टोटल चार्ज है। तो C1V1 प्लस C2V2 क्या हो जाना चाहिए, टोटल चार्ज का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको Q स्क्वायर लिख सकते हैं, ये देखो ये Q स्क्वायर लिख दिया, नीचे क्या है 2C1 प्लस C2, ठीक है, डिवाइडेड बाई UI, फिर से रेसिप्रोकल कर दो तो 2 ऊपर चला गया और C1 V0 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं C1 इंटू V0 एंड इंटू V0। C1 इंटू V0 तो इनिशियल चार्ज था, वही तो टोटल चार्ज होगा, चार्ज तो कहीं लीक हुआ नहीं, कोई स्पार्किंग नहीं हुई, कहीं लीक नहीं हुआ, तो इनिशियल जो चार्ज है, ठीक है, वो होगा इसकी कैपेसिटेंस C1 और इसका पोटेंशियल V0, बाद में ना कॉमन पोटेंशियल हुआ है। तो C1 V0 को हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, ठीक है। तो C1 V0 को अगर हम यहाँ Q लिख दें, इसको अगर अपन यहाँ पे Q लिख दें तो ये एक इससे कैंसिल होगा तो क्या बचा, ये 2 से 2 गया, ठीक है। तो क्या बचा, Q अपॉन V0 और Q अपॉन V0 किसकी वैल्यू होगी, Q अपॉन V0 C1 की वैल्यू होगी, इनिशियल कैपेसिटेंस जो थी C1 थी, तो Q अपॉन V0 C1 हो गया, ठीक है। तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 ये रेशियो आ गया, फाइनल एनर्जी टू इनिशियल एनर्जी का रेशियो क्या आ गया, C1 अपॉन C1 प्लस C2। एक बार सारा पेपर सारे क्वेश्चंस रीसॉल्व करके जरूर देख लेना बच्चा पार्टी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, मैंने जैसा कि बताया कि हो सकता है कि सवाल को कोई दूसरे अप्रोच के साथ सॉल्व करे, है ना, तो पर स्टेप 0.5 मार्क्स तो बेटा मिलते ही हैं क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है वैसे भी, है ना। तो अगर आप कोई दूसरी अप्रोच से भी कर रहे हो, आपका क्वेश्चन सही है तो कोई बिल्कुल कहीं नंबर नहीं काटेगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी हमने डेरिवेशन कर लिया सॉल्व, इस डेरिवेशन को हमने कर लिया था। सेक्शन ई का 33वां क्वेश्चन, पार्ट ए, ड्रॉ ग्राफ्स शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ग्राफ सारे ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो एक्सएल होता है ओमेगा एल, यानी कि 2 पाई एफ एल। इसका मतलब कि एक्सएल जो है ये प्रोपोर्शनल है एफ के, फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्रीक्वेंसी और एक्सएल का ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो आप एक्स सी को लिख सकते हो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो यहाँ पे एक्स सी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो बी पार्ट है इसका, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर सीरीज एलआरसी सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। सीरीज एलआरसी सर्किट एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है, इसका फेजर बनाइए। देखो आप अगर यहाँ पे LRC और LCR कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम ही चीज़ है, चाहे उसको LCR लिखो, चाहे RCL लिखो, चाहे LRC लिखो, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे जो कि इसका और पार्ट है, बोला है सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, फेजर डायग्राम बनाइए और इम्पीडेंस निकालिए। सेक्शन ई के 33 क्वेश्चन का और पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम इसको समझेंगे, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे और पार्ट करेंगे तब हम इसको समझने वाले हैं और पार्ट में, तो उसको मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। When an alternating voltage of 220 volt is applied, alternating voltage है 220 volt की, उसको अप्लाई करते हैं across a device X। X कोई भी डिवाइस है, उसमें AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट मिलता है 0.25 एम्पियर का,
अब ये करंट लैग करता है अप्लाइड वोल्टेज से, ठीक है, बाय द फेज π/2। देखो करंट किस डिवाइस में π/2 फेज से लैग करता है, इंडक्टर, ठीक है। अब ये ऐसी चीज है कि भाई रिमेंबरिंग बेस्ड है, हमको पता है कि इंडक्टर में करंट वोल्टेज से π/2 पीछे होता है और कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से π/2 फेज आगे होता है। तो यहां पे बोला है नेम डिवाइस X, हमने लिख दिया इंडक्टर, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। Behind the applied voltage in phase by π/2 radian, if the same voltage is applied across another same 220 वोल्ट की जो है वोल्टेज हमने अप्लाई करी होती है किसी दूसरी डिवाइस Y में, ठीक है, सेम करंट फ्लोज नाउ। अच्छा, Y में जितनी जो करंट है वो वोल्टेज से सेम फेज में है, इट इज इन द सेम फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। Y में करंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में है, तो Y क्या है, पूछा है कि Y क्या है, तो Y क्या होगा, रेजिस्टर होगा। रेजिस्टर में कोई लैग वैग की बात नहीं होती, सेम फेज में करंट और वोल्टेज होते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y। तो अगर आपने L को और R को सीरीज में कंबाइन किया होता तो कितना करंट, व्हाट शुड हैव बीन द करंट व्हिच मस्ट हैव बीन फ्लोइंग, ठीक है, और सेम वोल्टेज अप्लाई करी होती, सेम वोल्टेज 220 वोल्ट की अप्लाई करके इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते तो कितनी करंट जो है इनके अक्रॉस फ्लो कर रही होती, बताइए भाई साहब, ठीक है। ओके, देखो ये क्वेश्चंस यहाँ पे प्री सॉल्व इसलिए हैं क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला पे ये हो जा रहे हैं, कोई टेक्निकल दिमाग नहीं लगाना, तो ये प्री सॉल्व है ताकि आपको मैं एक बार में समझा दूं, है ना, पेपर हम टाइम पे कर लेंगे फिर। तो XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, फॉर्मूला सेम रहेगा, ये रिएक्टेंस जो है ना, ये ओमिक डिवाइस है, ओम्स में इसकी वैल्यू आती है V/I, V 220 है और यहाँ आपको करंट की वैल्यू 0.25 एम्पियर दी हुई है। 220 को 0.25 से डिवाइड करो, डेसिमल हटाओगे ऊपर 100 आ जाएगा, 25 4 ज़ा 100, 4 × 220 880 ओम्स, 880 ओम्स XL की वैल्यू आ रही है। और इसी तरीके से अगर सेम वोल्टेज R पे अप्लाई करते, इसमें बोला है कि अगर सेम वोल्टेज अप्लाई किया होता आपने R पे भी, तो R पे अगर सेम वोल्टेज तो सेम तरीका होता, V/I करते V 220 होता, I 25.25 है, दोनों में बोला है, दोनों में सेम करंट है, ठीक है। तो R भी कितना आता, R भी 880 ओम्स ही आता। और अगर इसको सीरीज में अब कनेक्ट करो और सीरीज में कनेक्ट करके फिर निकालो तो उसको इम्पीडेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होगा उस केस में वो हो जाएगा √R² प्लस XL², दोनों की वैल्यू 880 है, ये भी 880 तो कितना आ जाएगा 880 √2 ओम्स, ये इम्पीडेंस आता अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते तो। और सीरीज में कनेक्टेड होते और तब आप निकालते I, तो कैसे निकालते, V को लेते 220 और Z की वैल्यू आपने निकाली 880 √2। इसको सॉल्व करते बेटा, इसको सॉल्व करते तो जो आपका आंसर आता वो कितना आता, 0.177 एम्पियर्स आता। सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इसके पार्ट 2 पे आते हैं, इस क्वेश्चन के पार्ट 2 पे आते हैं। 33 का पार्ट ए बोला है LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। लो अब बना देते हैं जो फेजर अपन को बनाना था, LCR, ठीक है। इसको हमने AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इस चैप्टर में LCR अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि बचा भी तो नहीं है ना ज़्यादा कुछ। सो यूजिंग फेजर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस, फेजर बनाइए पहले तो और उस फेजर को बना के फिर इम्पिडेंस को डिराइव करिए, ठीक है। LCR, ठीक है। अगर मैं बात करूं L की, तो L में क्या होता है, अगर ये I है तो VL ऊपर बनेगा, π/2 फेज आगे। C में अगर I यहाँ है तो VC नीचे बनेगा, π/2 फेज नीचे। R में अगर I यहाँ है तो इसी के साथ VR बनेगा, ठीक है, सेम फेज में बनेगा। यहाँ पे E इज इक्वल्स टू E0 साइन ω/t मान सकते हो कि ये AC वोल्टेज जो है अप्लाई करिए। यूजिंग दीज 3 फेजर्स हम इम्पीडेंस ड्रॉ करेंगे, इसके बाद करते हैं। एक बार सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट आप देख लो। प्लॉट अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स एक्सप्लेनिंग the nature of its variation for 2 different resistances R1 and R2 where R1 is less than R2, ठीक है। रेजोनेंस पे बोला है, एट रेजोनेंस, तो करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है रेजोनेंस पे, ठीक है। रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी और करंट के ग्राफ में एक शार्पनेस आती है
जिसको Q फैक्टर से मेजर किया जाता है, ये पीक जो है, ये पीक उस शार्पनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो चाहे कोई भी करंट की वैल्यू हो, किसी भी आप गिवन फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू को मेजर करोगे तो ग्राफ का नेचर ऐसा होता है ना, एकदम से बढ़ता है, पीक वैल्यू ऑब्टेन करता है और फिर नीचे जाता है। ये जो ओमेगा है ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, दिस पीक वैल्यू इज एट रेजोनेंस। रेजोनेंस ऑब्टेन कब करते हैं एलसीआर में? जब XL बराबर XC हो जाता है, व्हेन XL इक्वल्स टू XC तो रेजोनेंस मिलती है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलेगी, मैक्सिमम करंट मिलेगा। आप देख सकते हो कि करंट यहीं पे मैक्सिमम है और उसके बाद हमेशा कम हो रहा है। पर अगर दो अलग अलग रेजिस्टर्स हैं और दो अलग अलग रेजिस्टर्स के लिए आप करंट ऑब्टेन कर रहे हो, आप हमेशा याद रखना कि जो I का बेसिक फॉर्मूला होता है वो V/R होता है। यानी रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ाने के साथ करंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब इसमें अगर बोला है, ठीक है, कि R1 लेस देन R2, तो R1 अगर R2 से छोटा है तो R1 पे करंट बड़ी मिलनी चाहिए। इसीलिए ये जो पहली कर्व आपको दिख रही है ये R1 के लिए है, यहाँ पे करंट मैक्सिमम है। सेकंड में देखो करंट थोड़ी कम हो गई क्योंकि R2 बड़ा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 जो है बड़ा है तो करंट कम मिलनी चाहिए। तो ये I1 की पीक वैल्यू, ये I की पीक I1 होगा, ये I2 होगा। I1 इस कर्व के लिए पीक वैल्यू, I2 इस कर्व के लिए पीक वैल्यू है, ठीक है। फाइन बच्चा पार्टी, तो यहाँ तो आपका पेपर सॉल्व होता है। अब LCR सर्किट से एक बार इम्पीडेंस निकालना अपन सीख लें, ठीक है। उसके बाद थोड़े बहुत टिप्स के बारे में और बात करेंगे, है ना, और फिर मैं इस पेपर को एंड करूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि फेजर पर्टिकुलरली मेंशन्ड है कि बनाना है तो फेजर के मार्क्स होंगे, बिना बनाए मत निकल जाना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट रेजिस्टर, तो VR उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको ये पता है कि जहां भी आपने VR बनाया उधर ही I बनना चाहिए, क्योंकि I आप ऑब्टेन करते हो V/R करके, तो I का जो पीक वैल्यू है वो V के पीक वैल्यू से थोड़ा पीछे रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, ठीक है। I से π/2 फेज आगे आपको क्या मिलेगा? VL, और π/2 फेज पीछे आपको क्या मिलेगा? VC, तो ये हो गया VC। फेजर्स को हम वेक्टर एडिशन के तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे -VC करते हैं, यहाँ पे भी ये VL प्लस का है तो इसके साथ -VC कर देते हैं। अब इस फेजर की लेंथ क्या है? थोड़ी छोटी रह जाएगी। ये जो नेट है ये VL -VC को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब बेसिकली आप एक पैरेललोग्राम बना दो, तो इंस्टेंटेनियस EMF की जो पीक वैल्यू है ये उसको E को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया फाई, ठीक है। यहाँ से आप 10 फाई निकाल सकते हो, तो 10 फाई इज इक्वल्स टू दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? VL -VC, VL -VC डिवाइडेड बाय ये लेंथ कितनी है? VR। VL को लिख सकते हो I इंटू XL माइनस I इंटू XC डिवाइडेड बाय I इंटू R। ये हो जाएगा XL माइनस XC बाय R, ठीक है। यहाँ पे हमारी अजम्पशन है कि VL इज ग्रेटर देन VC। अगर हम इस अजम्पशन के साथ चले होते कि VL इज लेस देन VC, तो यहाँ पे ये XC माइनस XL उस केस में हमें मिलता, ठीक है। ऐसे ही अगर पावर फैक्टर निकालने को आता तो हम पावर फैक्टर भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट अबाउट इम्पीडेंस कैसे निकाला जाए, है ना। तो इम्पीडेंस निकालने के लिए हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल्स टू √ XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। करेक्ट। क्यों लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं इसको भी समझ लो, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनाई है E की, ठीक है, ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनाई है E की, तो इम्पीडेंस जो है हमें इसके साथ देखना है। किसके साथ देखना है? इस E के साथ देखना है, ठीक है। ओके, बेसिकली
अगर मैं बोलूं कि v इज इक्वल्स टू आई आर होता है तो ठीक है, तो v को अगर मैं e लिख दूं, v को क्या लिख दूं e, तो ये क्या हो जाएगा i इंटू जेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा i इंटू जेड। तो z हम कैसे निकालेंगे, z हम निकालेंगे दो तरीकों से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका e अपॉन आई। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इस ट्राइंगल को अगर आप देखो, इस ट्राइंगल का मैं नाम रख देती हूँ ए बी सी, ए बी सी नाम रख दिया। तो ट्राइंगल ए बी सी को अगर आप देखो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, भैया ये हाइपोटेन्यूज है, वी आर स्क्वायर प्लस ये लेंथ कितनी हो जाएगी वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की जगह पीक वैल्यूज ले लो, ई की जगह ई नॉट, वी आर की जगह वी आर नॉट, वी एल की जगह, है ना, इस तरीके से। खैर एनीवेज, आप ई को कैसे लिखोगे, ई को आप लिखोगे आई इंटू जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आई इंटू आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी और ये इसका होल स्क्वायर। आई थिंक अब आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी। अब कुछ नहीं है, आई स्क्वायर कॉमन ले लो तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये जो मैंने रिलेशन यहाँ बताया है वो दो स्टेप्स में इस तरीके से इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके बाद हो जाएगा z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो इम्पिडेंस ऑब्टेन करने के लिए इससे ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा अगर कुछ बढ़ा के लिखोगे भी मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक्सएल की वैल्यू हम ओमेगा एल एंड एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी पुट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फर्दर स्ट्रेच करने की आंसर को ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बस फेजर बनाना था, डेरिवेशन करना था, इससे ज़्यादा और कुछ डेरिवेशन में ऐड ऑन करने को है नहीं। आई सपोज बच्चों आपको ये सारा पेपर जो हमने सॉल्व किया है समझ आया होगा। अगेन डेरिवेशन जब भी आप करो पेपर में तो प्रॉपर स्टेप वाइज ज़रूर करना, क्योंकि स्टेप के मार्क्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ पूरे पेपर की एनालिसिस की, है ना, तो यहाँ पे सेक्शन डी और सेक्शन ई, ये दो पेपर, ये दो सेक्शंस काफ़ी इजी आए हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी आए हैं। और सेक्शन ई की बात करूं तो मोस्टली जो डेरिवेशंस रही हैं, ठीक है, डेरिवेशंस वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। एक और अनोखी बात कि सेक्शन ई में फिजिक्स पार्ट 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 से मुझे थोड़े कम क्वेश्चंस लगे, मतलब जिस तरीके से पार्ट 1 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़े कम थे। हाँ, एक कैपेसिटर का क्वेश्चन था जो थोड़ा सा एप्लीकेटिव था कंपैरेटिवली, अदरवाइज सेक्शन ई काफ़ी इजी रहा है। तो मैं फिर से बता दूं कि सेक्शन ई 3 क्वेश्चन 15 नंबर के हैं, ये 15 मार्क्स के हैं टोटल, है ना। तो 15 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आप सारे डेरिवेशन हर चैप्टर के अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओ तो ये 15 मार्क्स बेटा आपके पूरे होते हैं। सेक्शन डी में मार्क्स लाना वैसे ही मुश्किल नहीं है, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में मोस्टली बुक के जितने भी फॉर्मूले हैं उसका चार्ट बना लो और डेली अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो, बोलो कि यार चल एक काम करते हैं, एक दूसरे से फॉर्मूला पूछते हैं। एक बार आपने सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए तो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे बच्चा पार्टी। ऑल इन ऑल मैं सैम्पल पेपर को बहुत ईजी मानूंगी, ये बहुत ईजी कैटेगरी का पेपर आया है। और अगर आप ऐसे PYQ सॉल्व करना शुरू कर दो, है ना, जो पहले से बोर्ड में आए हुए हैं, 10 साल के सैम्पल पेपर निकालो या आए हुए क्वेश्चन पेपर निकालो और सॉल्व करना शुरू कर दो, तो आपका बोर्ड पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, सो ऑल माय बेस्ट विशेस टू यू बच्चा पार्टी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, ज्वाइनिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो ये साथ बना रहेगा ताकि हम और चीज़ें लेकर आएँ, और अगर आपको बेनिफिट हो तो इसको स्प्रेड भी आप कर सकते हो। चाहो तो
बाकी लोगों को भी बता सकते हो कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, वो हमें कमेंट में पोस्ट कर सकते हो, और बाकी सबको बता सकते हो कि यहाँ पे ये सारी जो प्रिपरेशन मटेरियल है, प्रिपरेटरी मटेरियल है, अवेलेबल है। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।